Hello students, how are you? I am Dr. Jyoti Singh and today I am going to discuss with you force and pressure, that is chapter number 11 from your class 8 science NCERT book. So let us start this chapter force and pressure. So आपका मतलब क्या है force और pressure का? तो जो है हम वन बाय वन इन टर्म्स को डिस्कस करेंगे जैसे जैसे ये चैप्टर में आते जाएगा. तो बेसिकली ये दो चैप्टर्स हैं, एक चैप्टर फोर्स है और एक प्रेशर है, बट दोनों का कोरिलेशन भी आपस में होता है. ठीक है, तो हम सबसे पहले इस चैप्टर के फर्स्ट पोर्शन में फोर्स के बारे में स्टडी करेंगे एंड लेटर ऑन वी विल स्विच टू द प्रेशर. सो व्हाट डू यू मीन बाय फोर्स? आम बोलचाल की भाषा में हम सब ने कभी ना कभी फोर्स के बारे में सुना होगा कि फोर्स लगाओ तो ये अलमीरा जो है एक जगह से दूसरी जगह खिसक जाएगी. ठीक है, आपने जो है रस्साकसी का खेल खेला होगा. ठीक है, तो उसमें एक दोनों जो ज़्यादा फोर्स करेगा वो टीम जीत जाएगी. ठीक है, और कोई भी काम करते वक्त आपको फोर्स लगाना पड़ता है. जैसे साइकिल चलाते हो आप, तो पैडल्स को ज़्यादा फोर्स करोगे तो साइकिल और तेज चलेगी. ठीक है, तो फोर्स का वर्ड हम सब ने कभी ना कभी सुना ही होगा. तो फोर्स का क्या मतलब होता है? फोर्स का मतलब होता है कोई भी पुल या पुश. जैसे पुल मतलब जो है खींचना अपनी तरफ और पुश मतलब धक्का देना. तो बेसिकली एनी पुल और पुश इज नोन एज फोर्स. ठीक है, इन क्लास 7 यू हैव लर्न हाउ ऑब्जेक्ट्स मूव. डू यू रिकॉल हाउ वी कैन डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग फास्टर देन द अदर? जैसे आपने क्लास 7 में पढ़ा होगा कि कैसे ऑब्जेक्ट्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं. तो एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए हमको थोड़ी सी एनर्जी लगानी पड़ती है. दैट इज वी हैव टू अप्लाई अ फोर्स सो दैट वन ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर. ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट दूसरे से ज़्यादा फास्ट मूव कर रहा है या स्लो मूव कर रहा है, तो इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा फैक्टर जो है रोल प्ले करता है? वो है फोर्स. अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ज़्यादा जोर से धक्का देंगे और किसी ऑब्जेक्ट को थोड़ा धीरे से धक्का देंगे, ज़्यादा फोर्स नहीं अप्लाई करेंगे, तो वही ऑब्जेक्ट ज़्यादा फास्ट मूव करेगा जिसमें हमने ज़्यादा फोर्स अप्लाई किया हुआ है. ठीक है, तो फोर्स इज द डिसाइडिंग फैक्टर दैट विच ऑब्जेक्ट इज मूविंग फास्टर. ओके, What does the distance moved by an object in unit time indicate? तो एक ऑब्जेक्ट एक मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया क्या बताता है? ये बताता है उसकी स्पीड. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कितना डिस्टेंस पर यूनिट टाइम में कवर किया. दैट इज नोन एज स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट. You also know that a moving object like a ball rolling on the ground slows down. आपने ये भी ऑब्जर्वेशन किया होगा कि जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं या हम फुटबॉल खेलते हैं, तो देन वी हैव नोटिस्ड ऑल्सो दिस फिनोमिना दैट आफ्टर रोलिंग सम टाइम द बॉल स्टॉप्स इटसेल्फ. ओके, उसको जो है हम ये नहीं देखते कि कोई एक्सटर्नली आकर के कोई आदमी या किसी चीज़ से टकरा के वो नहीं रुकती है, वो ऑटोमेटिक खुद ही रुक जाती है. तो ऐसा क्यों होता है कि ऑटोमेटिक खुद रुक जाती है? इससे पहले कि हमने चैप्टर में इस चीज़ को कवर किया था कि ग्रास जो है वो एक फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करती है बॉल के ऊपर. तो बॉल जो है फ्रिक्शन फोर्स की वजह से धीरे धीरे जाके रुक जाती है. समटाइम्स इट मे चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन. कई बार हमने देखा होगा कि हम फुटबॉल मैच खेल रहे हैं तो बॉल जा रही है, तभी अचानक से दूसरा प्लेयर आया और उसने किक कर दिया बॉल को और बॉल की डायरेक्शन जो है वो चेंज हो गई. आपने देखा होगा क्रिकेट में बॉलर जो है वो बैट्समैन को जो है बॉलिंग डालता है तो बॉल की एक सर्टेन डायरेक्शन होती है, जा रही होती है, तो अचानक से बैट्समैन ने वहां पे जो है बैट लगा दिया और उसको शॉट मार दिया, तो जो बॉल का जो मोशन का डायरेक्शन था वो चेंज कर दिया. ठीक है, तो आपने ये भी सुना होगा कि जितनी ज़्यादा फास्ट बॉल आएगी उतना ज़्यादा चांसेस होगा कि बैट्समैन जो है वो 6 या 4 शॉट जो है बहुत इजीली मार सकता है, क्योंकि उसको जस्ट बॉल की स्पीड ऑटोमेटिक पहले से ही रहती है बॉलर के थ्रू, क्योंकि वो बॉलर फास्ट बॉलर है. बस बैट्समैन को क्या करना होता है, एक उसको डायरेक्शन देना होता है, चेंज ऑफ डायरेक्शन करना होता है, तो उसमें कम फोर्स इन्वॉल्व रहता है. ठीक है, इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट द बॉल में स्लो डाउन एंड ऑल्सो चेंज इट्स डायरेक्शन. और ये भी पॉसिबल हो सकता है कि बॉल जो है अपने से स्लो हो जाए और अपनी डायरेक्शन बदल ले.
Have you ever wondered what makes an object slows down or go faster or change its direction of motion? आपने कई बार सोचा होगा कि ऐसा क्या हुआ कि जो है बॉल जो धीरे धीरे स्लो हो गई, या कोई चीज़ तेज चल रही है, या कोई चीज़ स्लो चल रही है, या अपना डायरेक्शन बदल दिया है। तो इन सारी ही चीज़ों का एक ही आंसर है, फोर्स। ठीक है, कोई ना कोई जो है फोर्स जो है उसको स्लो डाउन कर देती है, और कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से फास्ट चल रहा है या स्लो चल रहा है, यानी कि उसके ऊपर फोर्स ज़्यादा लगाया गया है, इसलिए वो फास्ट मूव कर रही है। और चेंज ऑफ डायरेक्शन भी क्यों होता है? क्योंकि कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाता है, तभी कोई चीज़ जिस डायरेक्शन में चल रही होती है वो डायरेक्शन चेंज करके मुड़ जाती है, क्योंकि उस पॉइंट पे उसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया गया था, इस वजह से उसका डायरेक्शन चेंज हो गया। लेट अस रिकॉल सम ऑफ आवर एवरीडे एक्सपीरियंसेस। What do you do to make a football move? What do you do to make a moving ball move faster? How does a goalkeeper stops a ball? A hockey player changes the direction of the moving ball with the flick of the stick. तो ये सारे डेली लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं कि आप जो है एक बॉल जो है कैसे आप उसको मूव करते हो, फुटबॉल को किक करके ना, पैर से किक करते हो फुटबॉल को, तभी वो मूव करती है। तो आपने उसके ऊपर एक फोर्स लगाया, एक उसको पुश दिया। ठीक है, और कोई भी बॉल जो है ज्यादा फास्ट मूव क्यों करती है? जितनी जोर से आप उसको पुश करेंगे, जितना ज्यादा उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, वो उतना ही ज्यादा फास्ट मूव करेगी, जैसे कि हमने क्रिकेट का बॉल का एग्जांपल लिया था। ठीक है, और एक गोलकीपर कैसे अपने बॉल को रोक लेता है? तो बॉल को रोकने के लिए भी वो एक सर्टेन काइंड ऑफ फोर्स लगाता है, तभी जो बॉल जिस स्पीड से आ रही होती है उस स्पीड को कंट्रोल करने के लिए गोलकीपर को भी एक फोर्स लगाना पड़ता है, तभी बॉल जो है स्टॉप करती है। और आपने देखा होगा कि हॉकी प्लेयर्स जो है हॉकी खेलते हैं, तो अचानक से बॉल किसी डायरेक्शन में जा रही होती है, तभी दूसरा प्लेयर आके बॉल के डायरेक्शन चेंज कर देता है। ठीक है, फ्लिक करके। सो इस तरीके से आपने देखा कि फोर्स अलग अलग तरीके से अप्लाई किए जाते हैं। हाउ डू फील्डर्स स्टॉप अ बॉल हिट बाय अ बैट्समैन? सो आपने ये भी देखा होगा, क्रिकेट आप सब लोग देखते ही होंगे। ठीक है, in all these situations the ball is either made to move faster or slower or its direction of motion is changed। तो इतनी सारी चीजें, या तो स्लो हो गई बॉल, उसको फोर्स अप्लाई करके उसको स्लो किया गया, या उसको और तेजी से मार करके जो है आगे बढ़ाया गया, या उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी गई। सो ऑल दीज situations में, सारे situations में we have applied a force, a certain kind of force, a certain amount of force to do all these things. We often say that a force has been applied on a ball when it is kicked, pushed, thrown or flicked. What is a force? तो जब हम कहते हैं कि बॉल को किक किया गया, बॉल को फ्लिक किया गया, बॉल को थ्रो किया गया, तो ये सारी बहुत सारे अलग अलग डिस्क्रिप्शंस हैं एज पर द गेम, एज पर द रूल ऑफ द गेम वी हैव नेम्ड इट डिफरेंटली। बट इन सारी चीज़ों को करने के लिए हमें क्या एक कॉमन चीज़ लगानी पड़ती है, वो है फोर्स। फाइन, व्हाट इज अ फोर्स? तो फोर्स है क्या? ठीक है, इतनी सारी चीज़ों हम अलग अलग कर रहे हैं, लेकिन सबको हम एक ही चीज़ कह रहे हैं कि वी हैव टू अप्लाई अ फोर्स। देन व्हाट इज अ फोर्स? फोर्स इज एनी काइंड ऑफ पुश और पुल। ठीक है, जो अब ये इसका अमाउंट, इसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो सकती है और कम हो सकती है। What can it do to bodies on which it is applied? We shall seek answers to such questions in this chapter। और इस चैप्टर में हम इन सब चीज़ों को कि फोर्स क्या होता है, फोर्स जो है अप्लाई करने से क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, और कितना अमाउंट ऑफ फोर्स डिसाइड करता है कि कोई चीज़ रुकेगी या आगे चलेगी, या फास्टर मूव करेगी या स्लोअर मूव करेगी, और हम इस सारी चीज़ों से अपने डे टू डे की लाइफ को कैसे बेटर बना सकते हैं, कैसे जो है हम फोर्स को जो है अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। फोर्स, अ पुश और अ पुल। तो फोर्स क्या है? बेसिकली एक पुश या है पुल है। एक्शंस लाइक पिकिंग, ओपनिंग, शटिंग, किकिंग, हिटिंग, लिफ्टिंग, फ्लिकिंग, पुशिंग, पुलिंग आर ऑफन यूज टू डिस्क्राइब सर्टन टास्क। इतनी सारी चीज़ें ना, जैसे ग्लास रखी है, मैंने उसको उठा के पानी पी लिया। ठीक है, बुक रखी है, मैंने उसको टेबल पे रख दिया, टेबल पे बुक रखी है, मैंने उसको उठा लिया। ठीक है, बॉल रखा है, मैंने उसको किक कर दिया।
दरवाजा है मैंने जोर से हिट कर दिया, बंद कर दिया, ठीक है, और बॉल को फ्लिक कर दिया, ठीक है, और मेरी फ्रेंड खड़ी थी, मुझे पसंद नहीं आ रही थी, मैंने उसे पुश कर दिया, ठीक है, दरवाजा खोलना था, मैंने उसको पुल कर लिया, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हम अप्लाई करते हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों में एक चीज़ कॉमन है, वो है जैसे मैंने पहले भी डिस्क्राइब किया, दैट इज अ फोर्स, ठीक है। ईच ऑफ दीज एक्शंस यूजुअली रिजल्ट्स इन सम काइंड ऑफ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ये सारी चीज़ें करने का जो स्टेट ऑफ मोशन है ऑब्जेक्ट का, वो चेंज हुआ, जो जिस स्टेट पे था, वो जिस जगह था, उससे कुछ चेंज होके आ गया, ठीक है। यानी फोर्स जब भी हम अप्लाई करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे, तो जो जिस स्टेट में होता है वो स्टेट उसका चेंज हो जाता है। जैसे ये पेन है यहाँ रखा है, मैंने इसको फोर्स अप्लाई करके यहाँ से उठा लिया, तो जो स्टेट इसका यहाँ पे रेस्ट का था वो अब मोशन का हो गया है, ठीक है। उसका जो भी स्टेट था पहले का, वो अब चेंज हो गया है आफ्टर अप्लाइंग ए फोर्स ऑन इट, फाइन। सो कैन दीज टर्म्स बी रिप्लेस्ड विद वन और मोर टर्म्स, लेट अस फाइंड आउट। तो ये इतने सारे टर्म्स हैं, ठीक है, पिकिंग, ओपनिंग, शटिंग, किकिंग, हिटिंग, तो इन सारे टर्म्स को क्या हम किसी एक टर्म से रिप्लेस कर सकते हैं? Yes, we can do. We can replace all these terms with single word, that is force. ये सारे terms जो हैं, they are game specific, they are action oriented. These terms are very subjective to their particular domain, but in generic terms we can use the word force, or we can say it is just a push or pull. In to be more if we become more objective, then we can say that a force is a push or a pull. To understand what is a force, there in your book an activity has been performed, that is activity 11.1, to give you an insight exactly what is a force and how we can describe in force by various means. Table 11.1 gives some examples of familiar situations involving motion of objects. You can add more such situations or replace those given here. तो 11.1 में जो है कुछ डे टू डे लाइफ की सिचुएशंस दी गई हैं जिसको कि हम एक्शंस में डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। जैसे कि पुशिंग, पुलिंग, पिकिंग, हिटिंग, लिफ्टिंग, लोअरिंग, फ्लाइंग, किकिंग, थ्रोइंग, शटिंग, फ्लिकिंग। तो these are various terms which we usually use in our day-to-day activities or in our day-to-day life to describe various actions. Okay, so what you have to do now, that you can add more situations like this. Try to identify action involved in each case as a push or a pull and record your observations. One example has been given to help you. तो हम अपनी डे टू डे लाइफ में इतनी सारी चीज़ें करते हैं, ठीक है, ये सारे एक्शंस करते हैं, लेकिन हम जो है कुछ एक्शंस को, इन्हीं एक्शंस को अगर हमको दो चीज़ों में ही कैटेगराइज करना हो कि या क्या ये पुल है या ये पुश है, तो हम जो है कैसे डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है, कि वेदर इट इज़ ए पुल और अ पुश, हाँ या ना में हमको आंसर करना है, ठीक है। जैसे कि मूविंग ए बुक प्लेस्ड ऑन ए टेबल, जैसे कि एक बुक है वो टेबल पे रखी हुई है, तो हम उसको क्या कहेंगे? पुशिंग कह सकते हैं, यस। पुलिंग भी कह सकते हैं, यस। लिफ्टिंग भी कह सकते हैं कि बुक को लिफ्ट किया गया, तो यस कह सकते हैं। और इन सारी चीज़ों में जो है एक्शंस कैन बी ग्रुप्ड एज ए पुश और पुल। क्या ये पुश और पुल की कैटेगरी में आता है ये एक्शन? यस। तो हमें तीन चीज़ें करनी है, हमको बताना है कि ये वाला एक्शन जो है वो पुश और पुल की कैटेगरी में आता है या नहीं आता है, और पहली चीज़ पे हमको ये करनी है कि ये जो एक्शन दिए हुए हैं इनको हम किन किन कैटेगरी में, जो डे टू डे एक्टिविटीज़ में हम अपनी लाइफ में जो है किन जो है सब्जेक्टिव वर्ड्स का यूज़ करते हैं उसके बारे में भी बताना है, ठीक है। सो साइंटिफिकली हमको ये बताना है, मतलब बेसिक बात यह है कि साइंटिफिकली हमको बताना है कि ये एक्शन पुश और पुल की कैटेगरी में आता है कि नहीं, और हमको जो है जनरलाइज्ड वे में बताना है कि ये जो एक्शन दिया हुआ है ये किस कैटेगरी में आता है, हम कौन से सब्जेक्टिव वर्ड्स यूज़ करके इन एक्शंस को डिस्क्राइब करते हैं डे टू डे एक्टिविटी में। जैसे ओपनिंग और शटिंग अ डोर, तो डे टू डे एक्टिविटी में हम क्या कहते हैं? ओपनिंग और शटिंग और डोर को क्या कह सकते हैं? पुशिंग कह सकते हैं, यस। पुलिंग भी कह सकते हैं, यस, ठीक है। और क्या कह सकते हैं? शटिंग कह सकते हैं, यस, शट द डोर कहते हैं ना, ठीक है। तो
तो ये 3 टर्म्स हो गए। और भी कुछ कह सकते हैं, हिटिंग भी कह सकते हैं, यस वी कैन हिट द डोर। ओके, सो अब ये एक्शन जो है जो हम कह रहे हैं ओपनिंग और शटिंग ए डोर, इट कैन बी कैटेगराइज आइदर पुल और पुश। यस इट कैन बी कैटेगराइज, आपने बहुत जगहों पे दरवाजे पे लिखा होगा पुश द डोर, पुल द डोर, ठीक है। सो इसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं। तीसरा जो है ड्रॉइंग अ बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम अ वेल, एक कुएं से बाल्टी से पानी निकालने को हम क्या क्या जो है सब्जेक्टिव वर्ड से बता सकते हैं। पुलिंग कह सकते हैं, पानी खींच रहे हैं, ठीक है। और लिफ्टिंग कह सकते हैं, ठीक है। और क्या कह सकते हैं, पिकिंग कह सकते हैं, ठीक है। तो ये कह सकते हैं। और ये पुल और पुश की कैटेगरी में आता है, यस ये भी पुश और पुल की कैटेगरी में आता है। तो हमारा ये सेकंड नंबर का एक्शन भी पुश और पुल की कैटेगरी में आया, थर्ड नंबर का एक्शन भी पुश और पुल की कैटेगरी में आ गया। जो हमारा फोर्थ पॉइंट है, ए फुटबॉल प्लेयर टेकिंग अ पेनल्टी किक। पेनल्टी किक हम किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे, हम डिस्क्राइब कर सकते हैं पुशिंग कह सकते हैं, ठीक है, हिटिंग कह सकते हैं और किकिंग कह सकते हैं, ठीक है। सो और फ्लिकिंग भी कह सकते हैं, ठीक है। और ये भी पुश और पुल की कैटेगरी में आता है कि नहीं आता है, यस ये भी पुश, बॉल को पुश किया, बॉल को पुल किया, ठीक है। अ क्रिकेट बॉल हिट बाय अ बैट्समैन, तो ये किसको हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, जैसे कि हम इसको हिटिंग कह सकते हैं, ठीक है। हम इसको किक फ्लिकिंग कह सकते हैं, ठीक है। और हम इसको पुश और पुल भी कह सकते हैं, ठीक है। और दूसरा है मूविंग अ लोडेड कार्ट, मतलब एक जो है गाड़ी है उसके ऊपर काफी सारा सामान रखा हुआ है, ठीक है। तो उसको हम क्या कह सकते हैं, उसको हम कह सकते हैं पुशिंग, पुलिंग, ठीक है। और वो भी पुश और पुल की कैटेगरी में आता है। और ओपनिंग अ ड्रॉर, ड्रॉर की ओपनिंग को हम क्या कह सकते हैं, पुशिंग और पुलिंग, और ये भी पुश और पुल की कैटेगरी में आता है। तो इस एक्टिविटी से आपने ये देखा कि जो है हम जो है बहुत सारे जो सब्जेक्टिव वर्ड्स को यूज करते हैं, ठीक है, लेकिन जेनेरिकली वो या तो एक पुश होता है या तो एक पुल होता है, यानी कि फोर्स कैन ईदर बी ए पुश और ए पुल, अगर हम एक समराइज्ड वे में कहें तो, ठीक है। डू यू नोटिस दैट ईच ऑफ द एक्शंस कैन बी ग्रुप्ड एज ए पुल और ए पुश और बोथ? Can we infer from this that to move an object it has to be pushed or pulled? यानी कि हमने इस एक्टिविटी से क्या इन्फ्रेंस लिया, क्या हमने सीखा, क्या जाना, वो यही जाना कि हर एक ऑब्जेक्ट जिसको कि मूव कराना है तो हम ये बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं कि हमने पुश किया, हमने पुल किया, ठीक है। इतने सारे वर्ड्स अलग अलग जो हम यूज करते हैं वो दे आर सब्जेक्ट मैटर टू अ सर्टेन गेम और सर्टेन कंडीशंस, वो इंग्लिश लिटरेचर के वर्ड्स हैं, ठीक है। टू बी मोर सब्जेक्टिव, टू डिस्क्राइब अ थिंग मोर, ठीक है। लेकिन साइंटिफिकली हम इन सारी चीजों को दो ही वर्ड से सम अप कर सकते हैं, ईदर इट इज अ पुश और इट इज अ पुल और इट कैन बी बोथ। इन साइंस ए पुश और ए पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ फोर्स, तो ये फोर्स है, ठीक है। ए पुश और ए पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ force. Thus, we can say that the motion imparted to objects was due to the action of a force. तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी चीज जो है हमने रखी थी और वो मूव करने लगी तो it was due to the action of a force, क्योंकि हमने उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई किया, इस वजह से वो मूव करने लगी। लेकिन हम इसको जो है प्लेयर है उसकी भाषा में, गेम की भाषा में कैसे करेंगे, हम कहेंगे कि जो है फुटबॉलर ने या बैट्समैन ने या किसी ने भी बॉल को फ्लिक किया, इस वजह से बॉल मूव करने लगी। लेकिन साइंटिफिकली हम कहेंगे कि जो है बैट्समैन ने फोर्स अप्लाई किया और जो है वो बॉल मूव करने लगी। फाइन। व्हेन डज ए फोर्स कम इनटू प्ले, लेट अस फाइंड आउट। तो एक फोर्स जो है वो कहाँ से शुरू होता है, कैसे वो जो है अस्तित्व में आता है और वो काम करना शुरू करता है, कि जैसे फोर्स जो है हम लगा तो रहे हैं लेकिन वो फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, मतलब जो हम फोर्स लगा रहे हैं उससे कुछ आउटपुट हमको कब मिलेगा ये हमें कैसे पता चलेगा। ठीक है, जैसे कि कहने का ये मतलब है कि जैसे कि एक बड़ी सी दीवार है, मैं उस पर फोर्स लगा रही हूँ, दीवार को धक्का दे रही हूँ, दीवार गिर रही है, फोर्स तो मैं लगा ही रही हूँ लेकिन दीवार गिर तो नहीं रही है ना, तो मेरा फोर्स कब एक्शन में आएगा। ठीक है, तो इसको जानना भी बहुत जरूरी है कि
मतलब जो मैं फोर्स लगा रही हूँ क्या ये सफिशिएंट है दीवार को गिराने के लिए? नहीं, लेकिन मैं जैसे ये पेन रखा है तो मैं इसको उठा ले रही हूँ, तो ये फोर्स सफिशिएंट है। तो यानी कि ये जो फोर्स है ये एक्शन में आ चुका है, ये प्ले में आ चुका है, इतना ही फोर्स चाहिए था। लेकिन तो जो डिफरेंट डिफरेंट काम होते हैं, हर काम के लिए अलग अलग अमाउंट का फोर्स चाहिए होता है। अगर उस अमाउंट से कम फोर्स लगाएंगे तो वो फोर्स किसी काम का नहीं है, वो एक्शन नहीं करेगा। लेकिन उतना फोर्स लगाएं जितना कि चाहिए, तभी वो फोर्स जो है एक्शन इम्पार्ट कर सकता है। ओके, अब देखते हैं पहेली क्या पूछना चाहती है। I learned in class 6 that a magnet attracts a piece of iron towards it. Is attraction also a pull? What about repulsion between similar poles of two magnets? Is it a pull or a push? तो जो है पहेली कह रही है कि मैंने क्लास 6 में पढ़ा था कि दो मैग्नेट के पीसेस जो है आपस में अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो क्या ये भी एक पुल है? हाँ, ये भी एक पुल है और ये एक मैग्नेटिक पुल है, ये भी एक काइंड का फोर्स है। ठीक है। What about repulsion between similar poles of two magnets? Yes, तो ये भी एक फोर्स है। रिपल्शन होता है मैग्नेट्स में अपोजिट पोल्स में, वो भी एक तरीके का फोर्स ही होता है। फाइन। इज इट ए पुल और ए पुश? तो ये एक पुश है जब रिपेल करते हैं तो, ठीक है। और जब एक दूसरे की तरफ खींचते हैं तो वो एक पुल है। फाइन। अब हम टॉपिक देखेंगे फोर्सेस आर ड्यू टू एन इंटरैक्शन। तो हम ये देखेंगे इस टॉपिक में कि फोर्स जो लगाते हैं वो आपस में कुछ ना कुछ, दो चीज़ों का आपस में कुछ ना कुछ इंटरैक्शन होता है। कभी वो इंटरैक्शन हमें दिखता है और कभी वो इंटरैक्शन हमें नहीं दिखता है। लेकिन अगर कोई फोर्स लग रहा है, कोई फोर्स एक्शन में आ रहा है, कोई चीज़ हो रही है, तो उसके ऊपर फोर्स तो ज़रूर से ही लगा है। ठीक है। फोर्सेस आर ड्यू टू एन इंटरैक्शन। आपस में इंटरैक्शन, जो दो चीज़ें आपस में इंटरैक्ट करती हैं, मतलब पास में आती हैं, ठीक है, तभी जो है फोर्स लगता है। सपोज अ मैन इज स्टैंडिंग बिहाइंड अ स्टेशनरी कार। आप मान लीजिए कि एक आदमी जो है एक खड़ी हुई कार के पीछे खड़ा है, जैसे आप फिगर में देख सकते हैं। विल द कार मूव ड्यू टू इट्स प्रेजेंस? तो कार क्या जो है मूव करने लगेगी उसके पीछे खड़े रहने से? अपने ऐसे तो मूव नहीं करेगी। जब तक वो कार को धक्का नहीं लगाएगा, फोर्स नहीं लगाएगा, तब तक तो कार हिलने से रही। उसके पीछे खड़े होने से भर से केवल कार नहीं चल पड़ेगी। ठीक है। सपोज द मैन नाउ बिगिंस टू पुश द कार। ठीक है। मान लीजिए कि आदमी जो है कार को धक्का देना शुरू कर दिया। ठीक है। दैट इज ही अप्लाइज ए फोर्स ऑन इट। द कार में बिगिन टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। नोट दैट द मैन हैज टू पुश द कार टू मेक इट मूव। तो आदमी को कार को धक्का लगाना पड़ेगा तभी कार चलेगी। तो यानी यहाँ पे हम एक इंटरैक्शन देख रहे हैं कि मैन और कार के बीच में एक कॉन्टैक्ट हुआ, एक इंटरैक्शन हुआ, तभी उसने उसको ऊपर फोर्स लगा पाया और जो है वो कार मूव करने लगी। केवल उसके वहां पीछे खड़ा होने से वो कार नहीं मूव करेगी, यानी इंटरैक्शन होगा तभी फोर्स हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक कॉन्टैक्ट फोर्स है। ठीक है। फोर्सेस भी दो कैटेगरी में है, एक कॉन्टैक्ट फोर्सेस, एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो मतलब जो कॉन्टैक्ट फोर्स है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक आदमी जो है कार को धक्का लगा रहा है, तो एक कॉन्टैक्ट फोर्स है क्योंकि ये दोनों चीज जो है आपस में कॉन्टैक्ट में आई हैं। ठीक है। और जैसे अभी पहली ने मैग्नेट का एग्जाम्पल दिया था, वो एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। मतलब दो चीजों को आपस में बस पास आने की जरूरत होती है, कॉन्टैक्ट करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है। तो हम उसको देखते हैं कि वो एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। उसके बारे में हम आगे डिटेल में इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है। तो अभी हम कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में पढ़ रहे हैं। जैसे कि हु इज पुशिंग हुम? तो जैसे एक लड़की या दो लड़कियां हैं, तो पुशिंग और पुलिंग जो है रिस्पेक्ट में भी है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू समझें कि ये दो लड़कियां हैं, ठीक है, एक ये, तो कौन किसको पुश कर रहा है? तो ये लड़की के रिस्पेक्ट में ये लड़की इसको पुश कर रही है और इस लड़की के रिस्पेक्ट में ये लड़की इसको पुश कर रही है। तो फोर्सेस आर रिलेटिव ऑल्सो। फाइन। जैसे कि एक दरवाजा है, बाहर से जो आएगा, दरवाजा जो है वो एक ही डायरेक्शन में खुलता है, अंदर की तरफ। ठीक है। लेकिन बाहर के लोगों के लिए लिखा होगा कि पुश द डोर, ठीक है, और अंदर के लोगों के लिए लगा होगा पुल द डोर। ठीक है। तो मतलब दरवाजा एक ही है, लेकिन फोर्स जो है वो रिस्पेक्ट में लग रहा है कि आप किस साइड से लगा रहे हो। फाइन।
So let's move ahead. Figure 11.3 shows three situations that may be familiar to you. You can decide who is pulling and who is pushing in these cases. In figure 11.3a, both the girls appear to push each other, while a pair of girls in figure 11.3 are trying to pull each other. Similarly, the cow and the man 11.3 appears to pull each other. ठीक है, ये पुल कर रहे हैं, ये भी इस डायरेक्शन में पुल कर रहा है और वो भी एक दूसरे को पुल कर रहे हैं. और जब फोर्सेस मतलब जब अपोजिट लगती हैं, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे सी डायरेक्शन में देख रहे हैं कि ये भी जो है तो जब जो है अपोजिट डायरेक्शन में लगती है, जैसे कि ये मैन भी इधर को फोर्स लगा रहा है और ये बैल भी इधर को फोर्स लगा रहा है, तो ये एक पुल हो गया. ठीक है, दोनों एक दूसरे को पुल कर रहे हैं. द गर्ल्स इन द टू सिचुएशंस शोन हियर आर अप्लाइंग फोर्स ऑन ईच अदर. इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर द मैन एंड द काउ. तो ये भी क्या ट्रू है? यस, ये भी ट्रू है, एक दूसरे के ऊपर ये भी फोर्स लगा ही रहे हैं. These examples, we can infer that at least two objects must interact for a force to come into play. Thus, an interaction of one object with another object results in a force between two objects. यानी कि दो ऑब्जेक्ट्स में फोर्स तभी लगेगा जब दो ऑब्जेक्ट आपस में क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आएंगे और एक दूसरे से इंटरैक्ट करेंगे, तभी फोर्स को हम अप्लाई कर सकते हैं. ऐसे हम फोर्स को नहीं अप्लाई कर सकते. ठीक है, सो these are some of the examples of what is a force and what is a pull or push. Okay, hope करती हूँ कि आपको अभी तक अच्छे से समझ में आया होगा. And still if you have any doubt then you can write in the comment section. I will surely reply. Thank you.